10 and this is Face Institute Riva. We have made a model on digestive system and today we are going to present it. She is Sakshi Dwivedi, he is Krishna Sahu, she is Bhavna Pathak and she is Kirti Singh. So we are going to present it. मनुष्य का पाचन तंत्र आहार नाल जो कि एक ट्यूब के समान संरचना होती है एवं पाचन ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। आहार नाल 9 से 10 मीटर लंबी संरचना होती है जो बकल कैविटी या माउथ कैविटी से शुरू होकर एनस तक खत्म होती है। आहार नाल में मेनली 5 पार्ट्स पाए जाते हैं। फर्स्ट होता है बकल कैविटी या माउथ कैविटी, सेकंड होता है इसोफेगस, देन पार्ट होता है स्टमक, देन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन होता है लार्ज इंटेस्टाइन। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। आज मैं पाचन तंत्र बताऊंगी। पाचन तंत्र में पहला हो गया माउथ कैविटी। माउथ कैविटी बकल कैविटी भी बोलते हैं। माउथ कैविटी यानी उसमें 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट में पैलेट हो गया, टंग हो गया, टीथ हो गया। पैलेट में 2 पार्ट हो गए, हार्ड पैलेट हो गया, सॉफ्ट पैलेट हो गया। और फिर आता है उसके बाद आता है टंग। टंग हो गया। टंग का फंक्शन होता है टेस्ट बताना, खाना को मिक्स करना और खाना को टेम्परेचर बताना। ठीक, उसके बाद टीथ आता है। टीथ होते हैं एडल्ट में होते हैं 32, जिसका फार्मूला है 2 1 2 3 का कार्य हो गया खाने को तोड़ना यानी खाने को चबाना। फिर टीथ होते हैं 32 एडल्ट में, जिसका फार्मूला हो गया 2 1 2 3। पहला हो गया इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। बकल कैविटी में सैलिवरी ग्लैंड भी पाई जाती है जो कि लार ग्रंथियां कहलाती हैं। बकल कैविटी के बाद हमारा आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस का वैसे ज़्यादा कुछ खास वर्क नहीं है। ईसोफेगस का सिर्फ एक वर्क है कि भोजन को यहाँ मतलब भोजन को स्टमक तक पहुँचाना। पहले मैं स्टमक की एनाटॉमी यानी कि संरचना के बारे में बताऊंगी। स्टमक जो होता है डायफ्राम के ठीक पीछे बाईं ओर लगभग 25 सेंटीमीटर के ट्रांसवर्सली फॉर्म में पाया जाता है। ये सिकल शेप्ड होता है। सिकल का मतलब होता है हाशिए आकार का होता है और ये थैलेडोमा पार्ट होता है। इसमें मतलब भोजन स्टोर रहता है लगभग 3 to 4 आवर्स, मतलब 3 से 4 घंटे रहता है। आमाशय के मेनली 4 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है कार्डियक, सेकंड होता है फंडिक, थर्ड होता है बॉडी ऑफ स्टमक, इसी को हम कार्पस भी कह सकते हैं, और फोर्थ पार्ट होता है पाइलोरस। ईसोफेगस के आसपास का जो पार्ट होता है उसे कार्डियक कहते हैं। कार्डियक के थोड़ा अपर मतलब थोड़ा आगे फूला हुआ पार्ट इसको फंडिक कहते हैं। एंड देन ये पूरी बॉडी को बॉडी ऑफ स्टमक या कार्पस भी कहते हैं। एंड देन इसके बाद होता है पाइलोरस। ईसोफेगस का लास्ट वाला पार्ट होता है वो कार्डिया कहलाता है। यहाँ पे कार्डियक स्फिंक्टर पाया जाता है जो खाने या भोजन के रिगर्गिटेशन को रोकता है, मतलब जिससे खाना की दोबारा ऊपर ना जाए। यही स्फिंक्टर यहाँ पे पाइलोरस के नीचे पाया जाता है जो भोजन को दोबारा आमाशय में जाने से रोकता है। ये स्फिंक्टर डियोडिनम से होकर आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। अब मैं आमाशय की पाचन प्रक्रिया के बारे में बताऊँगी। आमाशय में जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है, मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो गैस्ट्रिक जूस यानी जठर रस का स्रावण करती हैं। यह जठर रस में एंजाइम्स एवं हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है एवं जो कि भोजन को मिक्स करता और पाचन करने में सहायक होता है। और आमाशय में ही 3 प्रकार के प्रोटीन्स पाई जाती है। फर्स्ट रेनिन, सेकंड पेप्सिन एंड थर्ड आमाशयी लाइपेज। रेनिन जो होता है मिल्क का डाइजेशन करता है जो कि अधिकतम बच्चों में पाया जाता है। मैं स्टमक के बाद छोटी आंत के बारे में बताना चाहता हूँ। छोटी आंत का सबसे पहला भाग होता है डुओडिनम जो सी शेप्ड होता है। उसके बाद आता है जेजुनम, उसके बाद आता है इलियम। मतलब छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, जेजुनम, इलियम और डुओडिनम। तो जो छोटी आंत होती है हमारे शरीर का सबसे मेन जो पाचन का कार्य होता है वो छोटी आंत ही करती है और पाचन के बाद वहीं पे हमारे खाने का जो अवशोषण होता है वो शुरू हो जाता है। पाचन के लिए छोटी आंत में गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज और लिवर से जो जूस आते हैं, मतलब जो सिक्रेशंस आते हैं वो सारे छोटी आंत में मिलते हैं और पाचन शुरू होता है। तो पेनक्रियाटिक जूस जो होता है उसमें होता है ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और कोलेसिस्टोकाइनिन। ये सारे एंजाइम जाके मिलते हैं छोटी आंत में। और लिवर से आता है बाइल जूस जो गॉल ब्लैडर में पहले कंसनट्रेट होता है, उसके बाद गॉल ब्लैडर उसको छोटी आंत में छोड़ देती है, मतलब सिक्रेट कर देती है। ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये जैसे बाइल जूस होता है वो वसा का पाचन करता है, ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है प्रोटीन का पाचन करता है, और छोटी आंत खुद बहुत सारे जो छोटी आंत की म्यूकोसा लेयर होती है बहुत सारे एंजाइम्स का सिक्रेशन करती है, तो वो बाकी जो चीज़ें कार्बोहाइड्रेट हो गए इन सब का पाचन करती है। पाचन के होने के बाद
छोटी आंत में ही खाने का अवशोषण होता है। अवशोषण होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है कि जो छोटी आंत होती है उसका जो सरफेस एरिया होता है वो ज़्यादा होना चाहिए, तभी अच्छे से खाने का अवशोषण हो पाएगा। तो सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए छोटी आंत में विलाई पाए जाते हैं और विलाई के अंदर बहुत छोटे छोटे माइक्रो विलाइज पाए जाते हैं, जिसकी वजह से कम 20 से 30 गुना तक इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और खाने का अवशोषण होता है। अवशोषित हुआ खाना जो माइक्रोविलाइज होते हैं उनमें लसिका वेसल्स पाई जाती है, लिंग वेसल्स पाई जाती हैं, जिनमें खाना जो होता है वो अब ब्लड स्ट्रीम में मिल जाता है। अब मैं पाचन तंत्र में सम्मिलित एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आती है हमारी सलाइवरी ग्लैंड जो बकल कैविटी में पाई जाती है। सलाइवरी ग्लैंड्स 3 होती हैं। सबसे पहली होती है पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स, दूसरी होती है सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स, उसके बाद आती है सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स। ये तीनों एक एक जोड़ी पाई जाती हैं। पैरोटिड ग्लैंड सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड होती है, लेकिन हाँ बड़ी है, लेकिन सबसे ज़्यादा सलाइवा का स्रावण ये नहीं करती है। सबसे ज़्यादा सलाइवा का सिक्रेशन करती है सब मैक्सिलरी ग्लैंड, जिसको मैंने सब मैंडिबुलरी सलाइवरी ग्लैंड भी बोला है। 70% जो सलाइवा होता है सब मैंडिबुलरी ग्लैंड ही स्रावित करती है। जो पैरोटिड ग्लैंड होती है जिस डक्ट के थ्रू अपना सलाइवा सिक्रेट करती है बकल कैविटी में, उसको बोलते हैं डक्ट ऑफ इंस्टेंशन। उसके बाद सब मैंडिबुलर ग्लैंड होती है, ये जिस डक्ट के थ्रू अपना सलाइवा सिक्रेट करती है उसको बोलते हैं डक्ट ऑफ वार्टन। और जो सब लिंगुअल ग्लैंड होती है ये जिस डक्ट के थ्रू अपना सलाइवा सिक्रेट करती है बकल कैविटी में, दैट इज़ कॉल्ड डक्ट ऑफ रेवेनस। उसके बाद हमारी ग्लैंड आती है लिवर। लिवर हमारे पूरे बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है और ये बहुत ही डिफरेंट होती है, मतलब इसके कार्यों की बात करें वो भी बहुत सबसे मेन काम इसका होता है बाइल जूस का सिक्रेशन करना। और इसकी सबसे बड़ी बात होती है कि अपने पूरे बॉडी में एक होती है स्किन जिसमें रीजनरेशन पाया जाता है और दूसरी होती है यकृत जिसमें रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है। अगर इसका 70% भाग भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाए या फिर डिस्ट्रॉय हो जाए, 30% पार्ट भी अगर इसका बचा हुआ है तो ये फिर से रीजनरेट होकर अपनी नॉर्मल साइज़ में आ जाती है। ये बाइल जूस का स्रावण करती है और इसमें कुफर सेल्स भी पाई जाती हैं। कुफर सेल्स क्या करती हैं? फैगोसाइटोसिस का कार्य करती है, यानी कि सूक्ष्म जीवाणु जो खाने के साथ चले जाते हैं उनका भक्षण कराती है ये कुफर सेल्स। उसके बाद हमारी नेक्स्ट सलाइवरी ग्लैंड आती है, वो है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का ज़्यादा कुछ काम नहीं है, दिस डज द फंक्शन ऑफ स्टोरेज। स्टोरेज का मेरा मतलब ये है कि जो बाइल जूस हमारा यकृत सिक्रेट करता है वो जाता है गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर जो बाइल जूस होता है इसको करती है कंसनट्रेट, मतलब जो बाइल जूस होता है बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होता है तो उसको कंसनट्रेट करती है, 20 टाइम्स कंसनट्रेट करती है इसको। उसके बाद थोड़ी देर तक इसको स्टोरेज करती है, उसके बाद छोटी आंत में छोड़ देती है, जैसा मैंने पहले ही बताया। उसके बाद आती है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज इकलौती ऐसी ग्लैंड है जो हेट्रोकाइन ग्लैंड होती है, मतलब इसका दोनों पार्ट होता है, एंडोक्राइन का भी कार्य करती है और एक्सोक्राइन का भी। एक्सोक्राइन जो पार्ट होता है उसका काम होता है एंजाइम्स का सिक्रेशन करना, ट्रिप्सिनोजन एंजाइम, काइमोट्रिप्सिनोजन एंजाइम एंड कुछ और बहुत महत्वपूर्ण एंजाइम्स का स्रावण करती है ये। उसके बाद आता है इसका जो इंडोक्राइन पार्ट होता है, वो क्या काम करता है? जो हमारा पैनक्रियाज होता है इसमें अल्फ़ा बीटा और गामा सेल्स पाई जाती हैं। जो अल्फ़ा सेल्स होती है ग्लूकेगॉन एंजाइम का हार्मोन का सिक्रेशन करती है, और जो हमारी बीटा सेल्स होती है वो इंसुलिन एंजाइम का। और इंसुलिन बहुत ही महत्वपूर्ण एंजाइम होता है हमारे शरीर के लिए। इसका काम होता है जो हमारा ब्लड है उसमें जो शुगर है उसका लेवल कंट्रोल करना। तो ये हो गया इंसुलिन, हमारा पैनक्रियाज का काम होगा। और ये पैनक्रियाटिक जूस जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है पाचन करने में, सबसे मेन काम होता है इसी का। अब आगे आती हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। हमारे इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा होती है उसमें भी बहुत सारी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, उनको इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स बोलते हैं। ये यह CCK-PZ एंजाइम का स्रावण करती है। इसका पूरा नाम होता है कोलेसिस्टेकाइनिन पेंटोजाइमिन। ये एंजाइम क्या करता है? जो पैनक्रियाटिक जूस होता है इसके स्रावण को प्रेरित करता है, यानी कि स्टिमुलेट करता है। उसके बाद हमारी जो मतलब एक ऐसी ग्लैंड होती है जिनको बोलते हैं ब्रूनस ग्लैंड। ये इकलौती ऐसी ग्रंथियां हैं जो सब म्यूकोसा लेयर में पाई जाती हैं, और ये सब म्यूकोसा लेयर मतलब छोटी आंत की सब म्यूकोसा लेयर में पाई जाती हैं ये ग्रंथियाँ। पेयर्स पैचेस पाए जाते हैं जिनका काम होता है हमारा जो इम्यून होता है उसको कंट्रोल करना। पेयर्स पैचेस लिम्फेटिक टिश्यूज़ के बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जो छोटी आंत में ही पाए जाते हैं। इनका कार्य होता है कि हमारी जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है उसको मेंटेन करते हैं।
आंत के बारे में बताऊंगी। बड़ी आंत जो होती है लार्ज डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लास्ट पार्ट होता है, जो कि जिसकी लंबाई होती है 1.5 से 2 मीटर के बीच में होती है। इसका सबसे पहला पार्ट होता है सीकम। इसका सबसे पहला पार्ट होता है सीकम, जो कि इलियोसेकल वाल्व के माध्यम से छोटी आंत से जुड़ा होता है। यहाँ पर इसका मेन काम होता है कि छोटी आंत से भोजन को रिसीव करना। जब और उसके बाद आता है असेंडिंग कोलन। असेंडिंग कोलन जिसकी लंबाई होती है 20 से 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर मेनली वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स का अवशोषण होता है और इनडाइजेस्टेबल फूड का भी अवशोषण होता है। और उसके बाद आता है ट्रांसवर्स कोलन जो होता है, इसकी टोटल लंबाई होती है 50 सेंटीमीटर और यहाँ पर वाटर एंड साल्ट का अवशोषण होता है। उसके बाद आती है डिसेंडिंग कोलन की लंबाई होती है 22 से 30 सेंटीमीटर। यह इसमें मेन जो फीकस होता है उसका स्टोरेज होता है। और उसके बाद आता है सिग्मॉइड कोलन की लंबाई होती है, यह एस शेप का होता है, जिसकी लंबाई होती है 30 से 40 सेंटीमीटर। और इसमें ये सिग्मॉइड कोलन जो होता है तो जो फीकस को आगे रेक्टम के लिए मूव करता है और इसके बाद रेक्टम और एनस के थ्रू मलद्वार के मल को बाहर निकाला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन का यही काम होता है। ये हुए लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट। अब हम इसकी लेयर के बारे में बताएंगे। लार्ज इंटेस्टाइन की सबसे बाहरी लेयर होती है सिरोसा, जो कि पेरिकार्डियम की ही पार्ट होती है। उसके बाद आती है मस्कुलर लेयर के बाद आती है सब म्यूकोसा लेयर और फिर उसके सबसे अंदर की लेयर होती है म्यूकोसा लेयर्स के बाद जो होता है तो हमारा जो बचा हुआ बेस्ट पदार्थ होता है वो असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन और सिग्मॉइड कोलन से होते हुए एनस और रेक्टम के थ्रू बाहर निकल जाता है।